एक कहावत है कि अगर आप में पैसे कमाने की बहुत ज्यादा भूख है ना, तो वो भूख सिर्फ बिजनेस शांत कर सकती है। और इस पॉडकास्ट में आप बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये 20-21 की उम्र से ही स्टार्टअप्स बनाने में लग गए थे और 23-24 की उम्र आते आते इन्होंने 15 से 20 करोड़ का स्टार्टअप बिल्ड कर दिया है। बिजनेस को लेकर ये बहुत ही यूनिक नॉलेज आपको शेयर करेंगे, तो आज की इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखो और एंजॉय करो। पब्लिशर में मिलके क्या किया, 3 पब्लिशर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने मिलके हमारा मार्जिन कम कर दिया। शी गॉट वेरी एंग्री एंड उन्होंने फिर मुझे बोल दिया कि नहीं यही एग्जाम में आता है। बट दैट डे मेरे को बहुत फील हो गया कि ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई अक्षय। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं एंड अभी मुलाकात हुई हमारी जूम कॉल पे। सबसे पहले ब्रो ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल समर भाई, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैंने आपके भी पॉडकास्ट देखे हुए, काफी इंसाइटफुल कंटेंट रहते हैं, काफी लर्निंग होती है, काफी कुछ सीखने मिला और आपने जो बिल्ड किया है इसमें। सो थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में और बता देता हूँ। सो हमारी कंपनी बॉम्बे बेस्ड है, इसको 5 साल हो गए। हमने इसको स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हम स्टार्टिंग में सारे काम करते थे, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर लोगो डिजाइनिंग सब कुछ। बट धीरे धीरे हमने नीश फाइंड किया। 1 साल बाद में जब सेकंड ईयर था कंपनी का, तब से हमने B2C में फोकस करना शुरू किया। आज हमारी टीम है बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, बैंगलोर और इंदौर में एक हमारी छोटी टीम है। टोटल हमारी टीम में अभी 32 लोग हैं। और अभी हम लोग बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केट प्लेस मैनेजमेंट और रिटेंशन मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा गोल ये रहता है कि हम कैसे छोटे ब्रांड्स को स्केल करें अमेजोन और फ्लिपकार्ट या गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म पे, और कैसे जो इंडिया में बहुत अच्छे जो ब्रांड चल रहे हैं उनको हम बाहर, इंडिया के बाहर लेके जाएं। तो हम अमेजोन ग्लोबल, लजारा और वहां के मार्केट प्लेसेस और वहां के जो B2C इकोसिस्टम है उस पर फोकस करते हैं। ब्रो थोड़ा सा ये D2C को आप एक्सप्लेन कर दो, ऑडियंस जानना चाहती है आई थिंक। एंड आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आपकी जो आइडिया है, जो विजन है आपका, है ना जी। तो पहले मैं आपको D2C के बारे में बता देता हूँ। तो D2C का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू कस्टमर, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप अगरबत्ती बेच रहे हो, तो पहले आपके कुछ ट्रेडिशनल चैनल होते हैं, पुराने चैनल, जैसे कि आप आसपास की रिटेल किराना शॉप पे वो माल बेचते हो या फिर कुछ मॉल्स वगैरह में बेचते हो। D2C क्या है कि 2015 से ज्यादा चल रहा है इंडिया में। इसमें होता बेसिकली कि आप अपना जो सामान है वो ऑनलाइन फर्स्ट बेचते हो, यानी आप पहले ई-कॉमर्स शुरू करते हो, बाद में आप ऑफलाइन में जाते हो। सो आप अगर आज देखोगे बोट है, ममा अर्थ है, या फिर जितने भी ये जो ब्रांड्स है, चाहे वो स्मूथ चॉकलेट्स है, टू ब्रदर्स है, ये सारे के सारे D2C। इन्होंने पहले ऑनलाइन बेचना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे ये स्टोर्स तक और आपके मॉल्स वगैरह तक गए। ये तो बात हो गई D2C। तो D2C अगर आप देखोगे ओवरऑल काफी ग्रो किया है। आई थिंक जो कंपनियां 10-10, 20-20 हजार करती थी 2015 में, आज वो 3-3 हजार करोड़ कर रही है। हमारे पास जो हमारी नॉलेज के हिसाब से इंडिया में अभी 1800 से ज्यादा D2C है, जिसकी मंथली इनकम 5 लाख से ऊपर है। तो आप समझ लो 5 लाख से ऊपर 5 लाख प्लस वाली है। सो D2C इकोसिस्टम ओवरऑल बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। आज के समय में हम 5 से 6% देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन जा रहे हैं और कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। और अभी जैसे गवर्नमेंट का भी काफी पुश है। पहले तो UPI आया था, अब ONDC आ रहा है। सो हम ONDC को भी काफी करीबी से देख रहे हैं। 1 साल में उनका गोल है कि वो इसको डबल करे नंबर्स को। तो छोटे छोटे जो भारत जिसको हम बोलते हैं ना Tier 2 Tier 3 सिटी, तो ये वहां पे भी जा रहा है। तो D2C और एक्सपांड होते जा रहे हैं। ओके। तो जिन ऑडियंस को समझ नहीं आया, बेसिकली D2C का मतलब है कि आप एक ई-कॉमर्स साइट ओपन करते हो, ठीक है, एंड अपने प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचना शुरू करते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, राइट ब्रो? एब्सोल्युटली। आप पहले उसको ऑनलाइन बेचते हो। आप चाहे कहीं पे भी बैठ के बेच सकते हो। आप चाहे कहीं पे दरभंगा में बैठे हो या कहीं कलकत्ता में बैठे हो, आप पूरे इंडिया में अपना सामान को बेच सकते हो लोएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट में। सेटअप कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आपने अपनी कंपनी के बारे में आप बता दो, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या काम कर रही है? सो हमारी कंपनी क्या करती है कि हम अपने आप को D2C एनेबलर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, जैसे समर आप ही को अगर शूज में इंटरेस्ट है कि मैं शूज पे कोई ब्रांड बनाऊं, समर शूज फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने भी पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ढूंढोगे कि इसका शूज बनाता कौन है।
आपने वो भी फिगर आउट कर दिया कि दिल्ली में कोई मुझे बना के दे देगा। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है यार, मैंने माल तो बना दिया, अब उसको बेचूं कैसे? तो वहां पे हम आते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, आपको पहले तो मार्केट प्लेस में लिस्ट करवाते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो और ऐसे 20 मार्केट प्लेसेस है इंडिया में। उसके बाद हम आपको गूगल और मेटा का एक ऐड बना के देते हैं शॉपिफाई पे। शॉपिफाई की वेबसाइट से लेकर सारी जर्नी कवर करते हैं। हमारी एक्सपर्टीज सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स में है। वहां पे आपकी एड्स करके आपको सेल लाके देने का काम हमारा होता है। और इनके जैसे अगर जैसे 1 साल 1.5 साल में काम बढ़ता है तो हम इसको आउट ऑफ इंडिया भी लेके जाते हैं। तो अभी हम बहुत सारे ब्रांड्स के साथ यूएई, सिंगापुर, यूएस और कनाडा, ये 4 मार्केट में मेजरली फोकस कर रहे हैं। हम उनकी सेल्स करवाते हैं। ओके, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लोथ्स का ब्रांड ओपन किया, ठीक है, तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूंगा एंड आप कैसे कांटेक्ट करोगे? मेन कॉन्सेप्ट है कि आप क्लाइंट्स कैसे ढूंढोगे, है ना? मैं आपका क्लाइंट हूँ। ओके, सो हमारे पास ना, मैं अगर आपको बिजनेस साइड से बताऊं तो हमारे पास एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, 5 लोगों की। हम लोग क्या करते हैं, हमारे 2-3 चैनल्स हैं, उन यूजर्स के लिए भी इंसाइटफुल होगा जो B2B में है, जो सेल्स करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक तो ईमेल ऑटोमेशन करते हैं। नंबर 1, हमारे ऐसे 4 से 5 चैनल्स है जहां से हम कस्टमर्स की लीड्स हमारे पास आ जाती है। पहला ईमेल मार्केटिंग है, तो हम रेगुलरली वीकली या मंथली में 2 बार हम ईमेल पुश करते हैं, जिसमें हम इनसाइट्स डालते हैं अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केट प्लेसेस के बारे में, कि आप कैसे स्केल कर सकते हो, धंधे में क्या क्या 5 चीजें लगती है जो हमें पता है ओवर द इयर्स हमने 7-8 साल में सीखी है। पहला तो हम ये काम करते हैं। दूसरा जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि लिंक्डइन से हम लीड जनरेशन करते हैं। सो लिंक्डइन पे भी हमारे लोग रीच आउट करते हैं फाउंडर्स को कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम उनका फ्री ऑडिट करके दे देते हैं, तो इससे फाउंडर को भी ट्रस्ट आता है, उनको भी पता चलता है क्या लूपहोल्स है और हमारी एक्सपर्टीज पता चलती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नीश पर काम कर रहे हैं। तीसरा आई थिंक जो हम करते हैं वो बेसिकली हमारे फेसबुक एड्स कैंपेन चलते हैं। तो वहां पे उन लोगों को ऐड दिखता है जो लोग इंटरेस्टेड है। अब मुझे नहीं पता कि शायद कोई पटना में या कोई इम्फाल में बैठ के कोई बंदा, उसको इंटरेस्ट होगा, वो सोच रहा है D2C करने का, तो हमारी एड वहां पे हिट करते हैं कि अगर आप सोच रहे हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वहां से वो क्लिक करके उनका नंबर आ जाता है और हमारी टीम कांटेक्ट कर लेती है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। और चौथा जो आई थिंक अभी हमारा 70-80% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस को, वो है रेफरेंस। तो रेफरेंस तो आई थिंक अभी ये हमारा 5वां साल है। तो अब हमारे बहुत ज्यादा रेफरेंस बन गए, तो इसके लिए हमें ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता सेल्स के लिए। ओके, तो ब्रो इसका आइडिया कैसे आया आपको? मतलब आपने सोचा कि इस टाइप का कंपनी क्रिएट किया जा सकता है, सोचा कैसे आपने? आइडिया तो ऐसा था कि मेरा खुद का D2C था इसके पहले। सो जब मैंने ये इससे पहले क्या करते थे? हाँ, सो बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कि मैं CA परस्यू कर रहा था और साथ में मेरा सेकंड ईयर बीकॉम चल रहा था। वो टाइम पे आई थिंक आई स्टार्टेड जॉब वेरी अर्ली। तो मैं 10th के पहले से मैं जॉब कर रहा था। 10th के बाद मैंने फुल टाइम में काम करना शुरू कर दिया था। और आई थिंक बाय द टाइम जब सेकंड ईयर था मेरा कॉलेज का, तब मुझे आइडिया कि बुक रैबिट करके मैं कंपनी बना रहे थे जिसमें हम सेकंड हैंड और फर्स्ट हैंड बुक्स देते थे। क्योंकि ऐसे कुछ दुकानें होती थी जो बहुत ज्यादा सेकंड हैंड बुक्स देती थी, बट उनका प्राइस पॉइंट बहुत कम होता था। यानी अगर स्टूडेंट से वो 40 रुपए के ले रहे, अगर MRP 100 की है नहीं बुक, तो वो दूसरे स्टूडेंट को 80 रुपए में बेचते थे। तो वी फाइंड अ लॉट ऑफ गैप। जैसे कि एक तो उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर वो लेट्स से दिल्ली में अगर कोई एक जगह पे है, गुड़गांव में है, तो उसको नोएडा का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमने बोला हम इसको ऑनलाइन करेंगे पूरे प्रोसेस को, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट, जैसे मैंने ये सब पढ़ाई की है तो मैं मेरी बुक बेच सकता हूँ, और दूसरे जो स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो उनसे खरीद सकते हैं, वो क्यों खर्चा करेंगे। तो हमने ये सोचा ये, और हमने एग्जीक्यूट भी किया, कैंपेन भी चलाए। बट आई थिंक वो स्टार्टअप हमें बंद करना पड़ा, बिकॉज जो पब्लिशर्स थे हमारे, उनके साथ थोड़ी फाइट हो गई। फाइट इन टर्म्स हो गई कि उन्होंने मार्जिन, सो एक तो थी सेकंड हैंड बुक्स, तो दे स्टार्टेड पुटिंग ऑन लीगल रूल्स, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली आप उनकी बुक बेच रहे हो, आपका कोई इन्वेंटरी पे राइट नहीं है। तो वो एक हमारा चैलेंज है। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये आया कि जब हम बुक बेच रहे थे, हमने बोला चलो ठीक है हम फ्रेश बुक्स भी बेचते, ताकि उनको ये लगे कि हाँ चलो कुछ नहीं, तो सेल्स में भी मदद ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि दुकान वाले पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि दुकान वाला उनको, मतलब दुकान वाला बहुत ही छोटा वॉल्यूम में करता है, हमारा बड़ा वॉल्यूम। हम करीबन 6 महीने में 21 लाख तक पहुंच गए थे मंथली सेल्स की बात करें। वो टाइम पे डिजिटल में हम 5-6 टाइम्स 10-10 गुना आपका आता था। जो हम कैक जिसको बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर,
वो बहुत कम था। यानी मेरे को अभी भी अगर 40-50 रुपए में एक्विजिशन आता था तो शायद आज के टाइम पे 200 रुपए में भी ना आए। कितने में? आज के टाइम में क्या हो गया? आज के टाइम में शायद वो 200 रुपए में भी नहीं है, बिकॉज इतने सारे कॉम्पिटिशन आ गए। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की, 17 के पहले की बात है। तो 17 के वो टाइम पे बहुत कम कॉस्ट लगता था। इसी आप देखो ना, इसी पीरियड में बड़े बड़े ब्रांड्स बने, सारे ब्रांड 2015 से लेकर 2018 के बीच में ही बने, जो आज यूनिकॉर्न या फिर सुनिकॉर्न बने हुए। तो आई थिंक फिर उन्होंने क्या किया कि वो हमें 25% के आसपास मार्जिन देते थे, लेकिन वो मार्जिन, क्योंकि पहले हमें कैलकुलेशन का अंदाजा नहीं था कि चलो ठीक है एक बुक तो आ गई है, उसको देना भी है, आरटीओ भी करके एक चीज होता है, और ज्यादातर कस्टमर जो स्टूडेंट थे वो सीओडी करते थे। तो वहां पे हमें स्टार्टिंग में दिख रहा था कि पैसे आ रहे हैं, बट बाद में हमें मालूम पड़ा कि इतना ज्यादा आरटीओ वगैरह हो रहा है। तो आई थिंक वो हो गया। फिर पब्लिशर्स ने मिलके क्या किया, 3 पब्लिशर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने मिलके हमारा मार्जिन कम कर दिया। तो पहले जहां पे 25% 20% देते थे, वो सिर्फ 5% दे रहे थे। वो बोले हमारा खर्चा नहीं किया, और सब एक साथ एक महीने में हमारे साथ ये हो गया कि सबने बोला 5% ज्यादा नहीं देंगे। अब 5% में आप एड, अगर 100 रुपए की बुक है, आपको कमाने के लिए 5 रुपए मिलते हैं। अब वो 5 रुपए में आप एड निकालोगे, लॉजिस्टिक का कॉस्ट निकालोगे, या फिर आप सैलरीज निकालोगे, बहुत सारी चीजें। तो घर पे भी काफी प्रेशर था। तो उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, मैं स्टार्टेड अ जॉब। और उस टाइम पे मेरे को थोड़ा अंदाजा हुआ कि ये कुछ बढ़ा किया जा सकता है। तो आई थिंक उसी समय में मैंने ये सब छोड़ के मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो, राइट? सो इस चीज़ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि यार मेरा भी यही मानना है कि आज का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो उतना कुछ सिखा रहा है यूथ को। क्या लगता है आपको? इस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ उसका। तो मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरी प्रिंसिपल थी माधवी निकोशकर। मैं यहाँ पे कॉलेज अटालना में पढ़ता था। तो एक दिन ना वो हमें केनेशियन लॉ ऑफ थियरी पढ़ा रही थी। तो वो था 1936 का लॉ कि जितनी डिमांड होती है इकोनॉमिक्स में, जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो मैं ऐसे हाथ ऊपर करके पूछ लिया कि मैडम ये तो 1936 का है, हिंदी में पूछा एकदम, ये 1936 का है, वो टाइम की आबादी क्या है, आज की आबादी क्या है, और ये तो कहीं पे इंग्लैंड और इधर का होगा, यूरोप का। हम इंडिया में हमारी डिमांड कंजम्पशन अलग है, हमारी कल्चर बहुत अलग है, हम सेवर्स है वो स्पेंडर्स है, बहुत सारे फर्क। और मतलब आबादी क्या है आज के टाइम पे, तो मैं बोला ये तो मेरे रेलेवेंट ही नहीं है, तो मेरे को काम ही नहीं आएगा ये, मतलब ये तो मेरे लिए वेस्टेज है। मतलब मैंने हाथ के ऊपर करके यही बोला कि आप मुझे फिलिप कॉटलर की कुछ बुक पढ़ा दो, इससे बेटर तो आप ये पढ़ा दो। तो शी गॉट वेरी एंग्री एंड उन्होंने फिर मुझे बोल दिया कि नहीं यही एग्जाम में आता है। बट आई थिंक उन्होंने उसके बाद एक्सेप्ट भी कर लिया कि आपकी बात सही है, पर देखो जैसा सिलेबस है हमें पढ़ाने होते हैं वही पढ़ाते हैं। बट दैट डे मेरे को वो बहुत फील हो गया कि इससे तो ना मेरा कोई फायदा ही नहीं होने वाला। अगर मैं पढ़ भी लूंगा ना 2-3 साल गधे की तरह, तो और ना मेरा है ना किसी और का फायदा है। तो और वो घर में भी हमारे बोलते थे, तो मैं हमारे घर में क्या बचपन से ही लोगों को दुकान पे बैठा देते ताकि आपको रियल मार्केट में जो वो पता चले। तो आई थिंक मेरे को बहुत ज्यादा गैप लगता था प्रैक्टिकलिटी। और यहाँ एक और बताता हूँ कि हमारे घर में जब हम छोटे रहते 3rd-4th में, तो हमारे में भाई खाता सिखाया जाता है बेसिक्स कि ये पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, राइट? अब ये जो सेम चीज है बाकी बच्चों को 11th स्टैंडर्ड में सीखने मिलती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और साइंस वालों को तो शायद 15वीं के बाद शायद वो खुद सीखनी पड़ती है, राइट? सो ये मुझे गैप लगा कि मतलब मेरे घर पे ज्यादा बेटर सीखने मिल रहा है, या मेरे को मेरे जो पापा बिजनेस करते हैं या दादाजी, वो एक काफी बड़ा हिट होता है। और आई थिंक वो सबके साथ ही हो रहा है कि आज सब ग्रेजुएट है, सब MBA करके रखे, बट नौकरी 15-20 हजार की उनको मिल रही है। एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ माइंडसेट नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस लेवल नॉलेज है, क्रैप है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी ये मानता हूँ कि ये एक ट्रैप है। और कुछ भी आप पढ़ रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, वो कहीं भी रियल लाइफ में यूज ही नहीं हो रहा है। मैंने साइंस से करा है ग्रेजुएट, लेकिन कोई भी यूज नहीं है। मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ और उसका इस्तेमाल करके मैंने 1 भी रुपया नहीं कमाया अभी तक। और एक और चीज जो मुझे लगती है, द बेसिक थॉट प्रोसेस इज कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टू मेक अस स्लेव्स rather than an insightful input। मतलब there is no right to ask question, आपको may I go to toilet ऐसा पूछना पड़ रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने
कभी पूछा है क्या कि तिरंगा में 3 कलर क्यों होते हैं? हाँ, तिरंगा क्यों बोलते हैं उसको? अगर इसे आज तिरंगा में तो 4 कलर है, तो अगर आप बोलोगे तिरंगा तो मैडम बोलेगी 3 कलर है इसके लिए, बट ब्लू कलर कहाँ पे गया? अशोक चक्र। सो देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन की टीचर भी वो लॉजिक से सोच के बता पाया। टोटली अंडरस्टैंड कि टीचर को सैलरी पे कम होता है, तो और हम भी फीस ऑब्वियसली एक लोअर इनकम कंट्री है, बट सर्टनली वो क्वेश्चन आस्किंग वाली जो हैबिट है वो बिल्ड नहीं होती। तो एक क्वेश्चन मेरे पास था कि मेरे को कुछ सब्सक्राइबर्स भी मेल करते रहते हैं कि भाई नॉर्मली हम लोग चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, ठीक है, स्टार्टअप बिल्ड करें, एंटरप्रेन्योर बने, बट क्या है कि स्टार्टअप्स फेल होते हैं और उस फेल होने के डर से मुझे लगता है कि कहीं मैं लुट ना जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं, तो उस फेलियर को लाइक अंदर का जो एक फेलियर का डर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, है ना, इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे हैंडल करें? यार सबसे पहली चीज ना, मतलब आई थिंक फेल तो पक्का हो गया। मतलब जब मैंने कुछ स्टार्ट किया तो मेरे को लगा सब इजी होगा, सब रोजी रोजी होगी, सब अच्छा होगा, ऐसा पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ना अभी हमारा 5 साल हो गया और हमें पता है कि आगे और 5 साल सर्वाइव करने के लिए ना बहुत कुछ पापड़ लगे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन जो मतलब करने बैठे, और 90% तो स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं और बाकी बचे हुए 10 साल तक खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 1 या 2% बच जाते हैं, राइट? सो वो तो है ही, बट आई थिंक गुड थिंग ये है कि इसकी जो अभी एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई इंडिया में ओवरऑल, कि अगर आप एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर भी हो तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाए, तो कोई आपका लूजिंग नहीं होने वाला उसमें। स्पेशली आपको एक्सपीरियंस ही मिलता है, और वो एक्सपीरियंस इतना होता है ना जो आपको बुक्स एमबीए कुछ नहीं सिखा सकता। आपको लोगों को मैनेज करना आता है, आपको सहना आ गया। वो एक हम लोग बोलते हैं कि एक वो लॉ होता है जहाँ पे एक दिन हाई रहते हो, एक दिन लो रहते हो, एक दिन हाई हो, एक दिन लो, तो वो भी आप अपने आप को फिर कंट्रोल कर पाते हो। और अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी सोच रहा है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, यार भाई फेल तो होना ही है, रोज फेल हो गया, बट अभी जो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं है। आज इंडिया आई थिंक $3.8 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी लोग करेक्ट कर सकते हैं मुझे। इंडिया एक टाइम पे $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी था, आज के 5 साल पहले। अब ये 10 ट्रिलियन बनने वाला है थोड़े दिन में। तो आप सोचो कि आज हम अगर 4 ट्रिलियन के आसपास भी बैठे हुए तो हम डबल होने वाले हैं। तो हमारे जो मार्केट में जितना भी पैसा वो 2x हो जाएगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जो किसी भी देश के पास नहीं है। तो इसका अगर आप अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा रहे तो फिर आपको सोचना चाहिए अपने लाइफ के बारे में। तो लेट्स से ब्रो, हमारे पास एक ब्रांड है, ठीक है, इमेजिन करो कि मेरे पास एक ब्रांड है, क्लोथ्स का ब्रांड है, ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग उसका किया जाए, ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपैंड किया जाए इंडिया लेवल पर, तो उसको कैसे किया जा सकता है? लेट्स से एक यूजर ने पटना में ऑर्डर किया शूज। अब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात में, अहमदाबाद में, राइट, और आपने ऐड चलाया पटना में बैठ के, राइट। क्या होगा कि ये जो शिपयार्ड, शिप रॉकेट ऐसी जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो क्या करेगी, अहमदाबाद के जो भी वेयरहाउस में, जो भी फैक्ट्री, वहां से प्रोडक्ट उठाएंगे और सीधे कस्टमर को डाल देंगे एंड टू एंड। तो आपको ऐसा नहीं कि उसका खर्चा करना पड़ेगा। क्या होता है ना यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग में कि आपने 100 पीसेस मैन्युफैक्चर करवा लिए, अब आपको अपने घर में या कहीं पर रखना पड़ेगा, और फिर जब ऑर्डर आएगा तब आप देते हो। और उसमें एक नुकसान ये भी होता है कि डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अगर आप मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर जैसी जगह पे हो तो वहां पे वेयरहाउस ऑर्डर्स मैक्सिमम वहां से आते हैं। तो आप पटना से या कहीं और से, जैसे दरभंगा से या मे बी कहीं और से आप शिफ्ट करते हो उसको, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, क्योंकि वो एक अलग पार्ट से अलग पार्ट पे जाएगा। तो आपके अगर 100 बॉक्सेस है, आप 30 मुंबई रख सकते हो, 30 दिल्ली रख सकते हो, 40 बैंगलोर रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन जहां से आपको ऑर्डर आए। तो इस तरह से आप मिनिमम कॉस्ट में काम कर सकते हो। अमेजोन में एक टर्म बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो वेयरहाउसिंग और इसका काम करते हैं। इवन आप ऐसे करके यूएस में भी अपना सामान बेच सकते हो। तो मतलब आप आप कहीं से प्रोडक्ट उठा रहे हो, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है, एंड वो प्रोडक्ट सिप रॉकेट या इधर उधर जो भी कंपनीज हैं वो वहाँ डिलीवर कर रही हैं, जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है ना। और आपका इसमें सबसे बेस्ट है कि आपका ना तो पैसा अटकता है ना कुछ और, आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना और लाना, और फिर आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा धंधा बना सकते हो। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में अक्सर आता है, क्योंकि जब मैं खुद की कंपनी भी ओपन करने वाला हूँ एक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरी उम्र है 22 एंड आपकी भी उम्र अभी 25 है ना, तो आपकी कंपनी में आपसे सीनियर लोग वगैरह काम कर रहे होंगे, तो आप
अपना एक विजन जो आपका है वो उनको डिलीवर कर पाते हो, एक बर्निंग डिजायर जो आपके अंदर है कि मुझे ये बिल्ड करना है ना, वो उनका नहीं है, वो एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट? तो उनके अंदर एक विजन, एक बर्निंग डिजायर आप कैसे डाल पाते हो? सबसे पहले तो आपका जो भी विजन होता है, आपको सबसे पहले अपने को फाउंडर्स को कन्विंस करना रहता है उसके लिए, और उनके विजन को अलाइन करना पड़ता है। इसके बाद की बात रही तो यूजुअली क्या होता है, पहले मैंने जैसे आपको बताया पहले भी कि जब हम फर्स्ट सेकंड ईयर ऑपरेशन में थे तब हम किसी को भी हायर करते थे, बिकॉज वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट थी, नीड ऑफ द आवर थी, हमें एसईओ का बंदा चाहिए, हम ले लेते थे, ऑपरेशन का चाहिए, क्लाइंट सर्विस चाहिए, किसी को भी लेते थे। बट अब हम थोड़े चूजी हो चुके हैं, राइट? सो हमारे जो विजन के हिसाब से बैठते हैं उनको लेते हैं, और एज का ब्रैकेट हमारी कंपनी में है। सो मेजरली अगर आप देखोगे तो मैं आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट एम्प्लॉय, मैं अपने आपको भी एम्प्लॉय समझता हूँ कंपनी में, तो मैं हूँ। बट ओवरऑल टीम की जो स्ट्रक्चर है वो 27 से लेकर 35 के बीच वाले लोग ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली वो एक टाइम आता है। बट अगेन आई थिंक एज इज जस्ट नंबर, एज दे से, आपका खाली काम मैटर करता है। और आई थिंक हमने ऑपरेशन हायरार्कीज ऐसे बनाई हुई है, KRA KPI सेट है कि सिस्टम में प्रॉब्लम आता ही नहीं, कोई अवेलेबल भी ना हो तो काम चलता रहता है। इवन आई गो फॉर अ ब्रेक फॉर 15 डेज, आई डोंट थिंक कि कंपनी में एक भी चीज मतलब चलेगी नहीं। सो वो एक हमने आई थिंक, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा पैक कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा डिपेंडेंसी नहीं है बिजनेस के ऊपर। मैं हूँ चाहे मेरे को फाउंडर्स है, अगर कोई भी 10 दिन का ब्रेक ले रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, इट विल रन लाइक इट इज। तो आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया है कि आप खुद को भी एज अ एम्प्लॉय समझते हो, जो कि बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना? तो कहीं ना कहीं वो विजन मेंटेन हो पाता है। यू नो, ज़्यादातर जो इंडियन लोग हैं मिडिल क्लास हैं, ठीक है, एंड मिडिल क्लास में हम अपने सपने जो हमारे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे होते हैं। आप मानते हो ये चीज़, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो ये मिडिल क्लास ट्रैप को कैसे ब्रेक करें एंड कैसे हम लोग रिच कैटेगरी में आए हैं? यार पहली बात तो मेरे को लगता है मिडिल क्लास ट्रैप नहीं होता है, वो आई थिंक कल्चर है जिससे हम ग्रो। कल्चर अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक बहुत कुछ गेन के लिए भी है। सेकंड चीज है तो ब्रो, है तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप ही, ठीक है, काइंड ऑफ मैट्रिक्स जिसमें लोग फंसे हुए हैं। तो एक स्टेज है, मतलब अगर आप देखोगे तो आपके जो दादा या फादर साहब थे वो लोअर मिडिल क्लास थे, अब हम मिडिल क्लास में आ गए। आई थिंक हमारे जो नई जनरेशन आएगी, दे विल बिकम लिटिल रिचर फॉर श्योर, बिकॉज एज अ कंट्री वी आर डेवलपिंग। और एक चीज तो मैंने सीख ली विद माय फादर एंड ग्रैंडफादर कि जो सेविंग और अर्निंग वाली मेंटालिटी है, जो putting up on real estate, which is not good now, that the investment is not enough. So we put money now more on equity, we put more money on bonds and other things rather than just real estate. Right. दूसरा आई थिंक एक रियलाइजेशन हमें पता है ये हुआ कि ओवरऑल ठीक है, मिडिल क्लास से रिच बनना है, वो बहुत लोग के एस्पिरेशन है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 इंडिया की है, और वो होते भी है, मतलब अगर आप मेहनत करते हो आपको मिल भी जाता है। बट आई थिंक मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड है कॉलेज के, और कुछ मेरे से सीनियर भी 35-40 ईयर्स के भी है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया और उनके पास पैसा नहीं है। तो इवन तो वो एक टाइम पे हायर क्लास में जाके भी लोअर क्लास में चले जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सो आई नो पर्सन जिसकी सैलरी हमेशा 25 लाख से लेकर 40-50 लाख के बीच में रहती, जब वो 30s में थे, अब वो 40s में आ गए। I was just talking to him, just analyzing कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्या वैसे किया, तो he was very, मतलब खर्चे पे खर्चा कर रहे थे। There is no sort of saving, right? And suddenly his friend at that age वो mutual funds and multiple things में invest करते थे। So that is also one thing जिस पे I think focus होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि वो 25 लाख मंथली कमा रहे थे, लेकिन yearly था सैलरी। अच्छा, ईयरली, ओके, तो ईयरली वो कमा रहे थे एंड वो उस हिसाब से खर्चे भी कर रहे थे, उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। तो आई थिंक निकलने का एक ही रास्ता है ट्रैप से, जितना ज्यादा हो सके सेविंग करो। एटलीस्ट मेरा रूल तो ये कि मैं 10% इमरजेंसी फंड प्लस 5% उसी के अंदर ट्रैवल फंड, सो आई वांट टू ट्रैवल, सो वो ट्रैवल के लिए मैं निकाल देता हूँ। एडिशनल 10% जो मेरी सैलरी व्हाटएवर इनकम है वो इक्विटी मार्केट में चल रहा है, और उसके बाद का एडिशनल एक 10% लेयर और है जो मैं कुछ सेफ एफडी टाइप को उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा 70% मनी रनिंग में रहता है ऑपरेशनली, जो मैं घर में देता हूँ, बाकी 30%
अच्छा, एक क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग सोचते हैं एज अ व्यूअर के प्रोस्पेक्टिव से, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो व्यूअर्स या कोई भी इंसान है, उसके लाइफ में 2 या 3 चीज़ें चाहिए। पहला है मनी, और दूसरा है रिलेशनशिप, एंड तीसरा है रिस्पेक्ट। आई थिंक सोसाइटी में ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है हर इंसान के लिए। तो मनी का गेम तो आपने क्रैक कर लिया है, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं थोड़ा सा। रिलेशनशिप का स्टेटस बताओ, आपका अभी क्या करंटली चल रहा है? कॉलेज टाइम में आई वाज देयर फॉर अ रिलेशनशिप 2 साल 2.5 साल, एंड पोस्ट दैट व्हेन आई स्टार्टेड अप वी कंटिन्यू दैट। एक दूसरा रिलेशनशिप था, बट आई थिंक वो लॉन्ग लास्ट हुआ है बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क लाइक क्रेजी। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 साल में 12-12 घंटे काम हो जाता, तो वो मतलब मैं बैलेंस आउट नहीं करता, दैट्स माय फॉल्ट। तो नाउ आई एम लाइक बैलेंस नहीं हो पाया। हाँ, तो नाउ आई एम लाइक वेरी अलाइन। अभी मैं एकदम धीरे-धीरे जाता हूँ हर चीजों में, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू एंगल, कि मैं किस तरह से अभी बहुत ज्यादा चूजी हो जाता है एक टाइम के बाद। हाँ, जब आप सोचते हो कि मतलब आपको कोई राय नहीं होता है रिलेशनशिप में जाना है, बिकॉज आपने देख लिया होता है बहुत सारी चीजें, तो तब तक जब तक आपने देखा नहीं है, यू हैवंट एंजॉयड दैट। थैंक यू सो मच ब्रो, अक्षय भाई, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। होप आप ऐसे ही लाइफ में बहुत ग्रो करते रहो, आपकी कंपनी जो है बहुत ग्रो करती रहे। Thank you so much, Aman bhai, for the time and effort that you have, and really enjoy the time with you. Thank you.